हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं एक नए क्लास के साथ। और आज के क्लास में हम लोग फिर से एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ऐसे प्रश्नों को जरूर पढ़ना चाहिए। तो आज का पेपर हमारा होगा 346 जेटी। जैसा कि हम इसके बारे में पहले ही अनाउंसमेंट कर चुके थे, तो ये 346 जेटी मार्का का पेपर है और ये भी 2025 में प्रश्न ये बना था। इस पर भी प्रश्न पूछे गए हैं और ऐसे भी प्रश्न आते हैं। इसी टाइप के प्रश्न मिलने की संभावना ज्यादा है। तो आइए देखते हैं, ये पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं। पहला प्रश्न इसका देखिए, बहुविकल्पीय टाइप का है। हमने यहाँ बहुविकल्पीय सभी प्रश्नों को प्रदर्शित कर दिया है। तो आइए देखते हैं। दो बिंदु आवेशों के बीच 80 न्यूटन का विद्युत बल कार्य करता है। दो बिंदु आवेशों के बीच 80 न्यूटन का विद्युत बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में रखते हैं तब विद्युत बल 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक होगा। तो देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि दो बिंदु आवेश हैं, उनके बीच 80 न्यूटन का विद्युत बल, यानी निर्वात में जब रखा गया तो 80 न्यूटन का विद्युत बल उनके बीच कार्य कर रहा है। और जब उनको एक परावैद्युत माध्यम में रखते हैं तब यह बल घटकर हो जाता है 8 न्यूटन। अब ये 8 न्यूटन ही बचता है। हमें उस माध्यम का परावैद्युतांक बताना है। तो जैसा कि हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, K बराबर F/F K, ये फार्मूला है। इस फार्मूले की सहायता से हम K की वैल्यू यानी माध्यम का परावैद्युतांक निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए 80 न्यूटन है और ये 8 न्यूटन है। डिवाइड करेंगे 8 धान्य 80 यानी 10 आ जाएगा। K की वैल्यू 10 आएगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 0.1, बी में दिया है 10, सी में 16 और डी में 640। तो यहाँ 10 आंसर मिला, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। अब देखिए खाखंड, पहला का खाखंड, निम्न नाभिकीय प्रक्रिया में यक्स है। यह एक नाभिकीय प्रक्रिया दिया है, इसमें यक्स को हमें पहचान करना है कि यक्स की जगह पर क्या होना चाहिए। यहाँ देखिए 2He4 + 7N14 और गिव्स आउट 8O17 + यक्स। यहां से देखिए एक अल्फा कण है, एक नाइट्रोजन परमाणु है। ये दोनों एक दूसरे से जब संयुक्त होते हैं, यानी अल्फा कण की बमबारी नाइट्रोजन पर की जाती है, तब यहां देखिए ऑक्सीजन का एक परमाणु प्राप्त होता है। साथ में एक प्रक्षेप कण एक्स लिखा है। एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो इसमें कह रहा है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या ड्यूटेरॉन। तो इनमें से हमें पता लगाना है यक्स क्या है। तो हम सबसे पहले नाभिकीय अभिक्रियाएं जब दी होती हैं तो उनको हम संतुलित करते हैं और संतुलन के दौरान ही हमको मालूम चल जाता है कि वहां प्रक्षेपण क्या होगा। तो देखिए यहाँ संतुलन देखिए, यहाँ देखिए 7 और 2 9 हो रहा है, जबकि इस साइड में 8 है। यानी यक्स की जगह पर कोई ऐसी वैल्यू होगी, एक्स की जगह पर कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसका परमाणु क्रमांक 1 होगा। परमाणु क्रमांक 1 होगा। और फिर देखिए यहाँ 14 4 18 है बाएं पक्ष में, जबकि यहाँ 17 है, यानी परमाणु भार भी इसका 1 होगा। अब यक्स क्या हो सकता है, इन चारों में हमें पहचान करना है। इन चारों में कौन सा ऐसा प्रक्षेपण है जिसका परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान संख्या भी 1 है। तो यहां से देखिए अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो बिल्कुल सही है, प्रोटॉन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि प्रोटॉन को 1H1 प्रोटियम या प्रोटॉन 1H1 लिखा जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है। तो यक्स की जगह पर क्या होना चाहिए? प्रोटॉन होना चाहिए। हम न्यूट्रॉन नहीं कह सकते, क्योंकि न्यूट्रॉन में परमाणु क्रमांक 0 होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन में -1 होता है और ड्यूटेरॉन में द्रव्यमान संख्या 2 होता है, 1H2, उसको ड्यूटेरॉन कहते हैं। तो इसलिए यहाँ राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए गाखंड, गाखंड में कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग में अंतर होता है। यानी 2 लगातार कक्षाएं अगर ली जाए हाइड्रोजन परमाणु की, तो 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग में अंतर। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं बोहर की परिकल्पना में कि जो कोणीय संवेग होना चाहिए वो h/2 पाई का पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो देखिए h/2 पाई का पूर्ण गुणज मतलब NH/2 पाई। अब n बराबर 1 रखेंगे तो h/2 पाई, 2 रखेंगे तो 2h/2 पाई, 3 रखेंगे तो 3h/2 पाई। यानी हर उत्तरोत्तर कक्षाओं के बीच अगर कोणीय संवेग का अंतर देखा जाए तो h/2 पाई का ही होगा। तो इसमें गा वाले में ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। फिर देखिए घाखंड, अल्फा कण के प्रकीर्णन के रदरफोर्ड प्रयोग में
यानी रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग बताया था, उस प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं वह बल है। किस बल के कारण अल्फा कण का प्रकीर्णन होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं अल्फा कण एक धनावेशित कण होता है और जब वो किसी परमाणु पर उसकी बमबारी कराई जाती है तो जैसे जैसे वो नाभिक के समीप जाता है, नाभिक का प्रतिकर्षण उस पर कार्य करता है, इसी कारण से उसमें लगातार प्रकीर्णन देखने को मिलता है। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होते हैं वो कूलामीय बल है। तो ये कूलामीय बल ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, घ में ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए अंगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में पराबैंगनी विकिरण का आवृत्ति परास है। इसमें हमें पराबैंगनी विकिरण का आवृत्ति परास बताना है, क्या हो सकता है? तो इसको डायरेक्ट याद रखिए, आवृत्ति परास जो पराबैंगनी प्रकाश का होता है वो 14 से 16 के बीच होता है। तो 14 से 16 के बीच 10 की घात में 10 की घात 14 से 10 की घात 16। तो यहां देखिए ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा, अंगा में ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में पराबैंगनी विकिरण का आवृत्ति परास, तो पराबैंगनी विकिरण का आवृत्ति परास जो होगा वो 3 गुणे 10 का घात 14 से 3 गुणे 10 का घात 16 हर्ट्ज होता है। फिर देखिए अगला चाखंड, सूर्य प्रकाश की सतह पर 0.5 डिग्री का कोण बनाता है। सूर्य जो है सॉरी पृथ्वी की सतह पर, सूर्य पृथ्वी की सतह पर 0.5 डिग्री का कोण बनाता है। इसका प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बनाया जाता है। प्रतिबिंब का व्यास होगा, तो देखिए अगर कोई उत्तल लेंस के द्वारा हम सूर्य का प्रतिबिंब बनाए, अगर किसी उत्तल लेंस के द्वारा सूर्य का प्रतिबिंब बनाए तो मान लीजिए प्रतिबिंब इस तरीके से हमको दिखाई दे रहा है और ये कहीं ना कहीं लेंस द्वारा फोकसित है, तो ये लेंस द्वारा यहाँ फोकसन है मान लीजिए, तो लेंस की ये फोकस दूरी कही जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो लेंस की फोकस दूरी के बराबर होगी। और लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर होगा। अब चूंकि सूर्य बहुत दूर है लेकिन वहां लेंस द्वारा उसको किसी बिंदु पर फोकसित किया जा रहा है, तब उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो अब यहां से देखिए हमें सूर्य का व्यास बताना है, इस व्यास के बारे में, जबकि ये कोण दिया है 0.5 डिग्री, 0.5 डिग्री ये कोण दिया है। तो अब कैसे निकालेंगे? हमें यहां से इसका व्यास बताना है, प्रतिबिंब का व्यास। ये जो सूर्य का प्रतिबिंब बन रहा है इसका व्यास कितना होगा? तो देखिए कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। तो इस फार्मूले की मदद से हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ कोण जो दिया है वो डिग्री में दिया है, 0.5 डिग्री में दिया है। इसको हम रेडियन में बदलेंगे, तो रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 का इसमें कर दीजिए गुणा, पाई बटा 180 का गुणा कर देंगे तो ये रेडियन में बदल जाएगा। अब देखिए चाप मतलब हम व्यास कहेंगे, सूर्य का व्यास जो कि हमें ज्ञात करना है, प्रतिबिंब का व्यास। तो व्यास को अगर डी लिखे तो चाप की जगह पर यहाँ डी लिख दिया जाएगा, जबकि त्रिज्या 50 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसको 50 सेंटीमीटर। अब यही व्यास डी के बारे में हमको बताना है, डी क्या हो सकता है। तो अब डी निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ इस 5 का गुणा यहाँ करा देंगे, 5 का गुणा इसमें कराएंगे तो कितना आएगा डी की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 यानी 2.5 हो जाएगा। और साथ में पाई का मान होता है 1.4, 3.14 और नीचे बटा 18 ये आ जाएगा। अब इनको गुणा भाग करके सॉल्व किया जाए, अगर पूरा सॉल्व किया जाए तो देखिए कितना मिलेगा, 25 चौका 100, 25 एकम 25 और यहाँ हो जाएगा 10 35 के 5, फिर 25 × 75 और 3 78 और फिर 3 अंक पे दशमलव, तो यानी दशमलव यहाँ कहीं मिल जाएगा। ये 25 चौका 100, 25 एकम 25 और 10 35 और फिर 25 × 75 और 3 78 और 3 अंक पे दशमलव रखेंगे तो ये 7.850 करके आएगा और नीचे बटा 18। अब इसको अगर भाग किया जाए तो निश्चित रूप से भाग करने पर लगभग वैल्यू हमको 0.43 के आसपास मिलेगी, 0.43। और ये सेंटीमीटर में चूंकि 50 सेंटीमीटर प्रयुक्त किया गया है तो डी भी सेंटीमीटर में ही आएगा, फोकस दूरी सेंटीमीटर में प्रयुक्त किया गया। तो देखिए इस प्रकार से लास्ट वाले का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो ये पहले प्रश्न के सभी खंड थे। अब इसमें देखिए दूसरे का खंड, तो दूसरा प्रश्न जो है इसमें दिया हुआ है, डी ब्रोगली से संबंधित प्रश्न है। ये दूसरे के का खंड में देखिए क्या दिया हुआ है, हाँ 2 का डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए।
तो जैसा कि हम जानते हैं डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा ये h/p के बराबर होता है, h/p के। और इसको गतिज ऊर्जा के टर्म में बदलना है, तो गतिज ऊर्जा के टर्म में बदलने के लिए हमें मालूम है p बराबर होता है m इंटू वी, p बराबर होता है m इंटू वी, और जबकि गतिज ऊर्जा k जो होता है, गतिज ऊर्जा k जो होता है 1/2 mv² होता है। अब इन्हीं दोनों सूत्रों का प्रयोग करके सॉल्व करके यहाँ इन दोनों को हम सॉल्व कर लें, p का मान k के पदों में निकालना है, तो p का मान k के पदों में निकाल के यहाँ रख देंगे, तब हमको लास्ट में सूत्र मिलेगा लैम्डा बराबर h/√2mk, ये मिल जाएगा। तो इसी सूत्र का हमें निगमन करना है, ये डी ब्रॉगली इक्वेशन में बताया भी जा चुका है, तो इस सूत्र का निगमन करना है। ये दूसरा का का खंड था, दूसरा का एक का खंड था। अब आइए देखते हैं दूसरे का खा खंड क्या है। तो दूसरे के खा खंड में अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का खा। 2 के खा में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि अपवर्तक तल से प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रिज्म कोण A का मान साइन इनवर्स 1/n से अधिक हो, जहां n प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। तो यहां देखिए हमें सिद्ध करना है कि अपवर्तक तल से प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रिज्म कोण A साइन इनवर्स 1/n से बड़ा हो, अधिक हो। तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो देखिए यहाँ एक प्रिज्म लिया गया है, प्रिज्म ABC। यहाँ देखिए इस प्रिज्म पर इस बिंदु पर अभिलंब खींचा गया है डॉटेड लाइन से, और ये प्रकाश किरण देखिए आपतन कोण R पर ये आपतित हो रही है, R पर आपतित हो रही है। अब कह रहा है कि इस प्रिज्म कोण से हमें रिलेशन बताना है कि प्रिज्म कोण जो हो वो साइन इनवर्स 1/n से बड़ा हो, अधिक हो। तो उसके लिए देखिए पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए क्या पढ़े हैं? पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए क्या है? पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए बताया गया है कि आपतन कोण जो हो क्रांतिक कोण से बड़ा हो। तो यहाँ आपतन कोण R है, R की वैल्यू क्रांतिक कोण को हम C से अगर लिखें तो R इज ग्रेटर देन C होना जरूरी है, तब पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना होगी। अब दोनों पक्ष में हम साइन अगर ले लें तो हम यहां से कह सकते हैं साइन R इज ग्रेटर देन टू साइन C, और साइन C को अगर हम अपवर्तनांक के पदों में लिखना चाहें तो साइन C बराबर होता है 1/n। साइन C बराबर हम 1/n लिख सकते हैं। यहां से हम दिखा सकते हैं साइन R इज ग्रेटर देन 1/n, ऐसा भी दिखाया जा सकता है। अब देखिए यहां प्रश्न में ही कहा जा रहा है कि अपवर्तक तल से प्रकाश किरण का पूर्णांतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रिज्म कोण A का मान साइन इनवर्स 1/n से अधिक हो। तो यहां देखिए चूंकि जो R कोण लिया गया, R कोण ये प्रिज्म कोण के बराबर होगा, भाई यहां से आपतन कोण है तो ये कोण R प्रिज्म कोण के बराबर होगा, निश्चित रूप से ये दोनों बराबर होंगे। तो चूंकि R बराबर A लिख सकते हैं तो अब इसमें R की जगह पे अगर A रख दिया जाए तो ये हो जाएगा साइन A इज ग्रेटर देन 1/n। अब यह साइन को अगर हम प्रतिलोम इसका त्रिकोणमितीय फलन ले लें तो A इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1/n। यही सिद्ध करने के लिए कहा गया है, यही चीज सिद्ध करना है। यहां सिद्ध हो गया कि प्रिज्म कोण A साइन इनवर्स 1/n से अधिक होगा। तो यही चीज सिद्ध करने के लिए 1 नंबर प्रश्न दिया गया है। फिर अगला देखिए 2 का गा खंड। तो 2 के गा खंड में दिया है एक प्रश्न, प्रश्नों को नोट कर ले तो ज्यादा अच्छा है। तो देखिए इन प्रश्नों पर विशेष ध्यान दें। समान लंबाई के तांबे के 2 तारों के, समान लंबाई के तांबे के 2 तारों के व्यासों का अनुपात 2:1 है, यानी लंबाइयां समान है, L1 बराबर L2, ये लंबाइयां समान है। और कह रहा है कि तांबे के 2 तार हैं, उनके व्यासों का अनुपात यानी D1/D2 ये दिया है 2/1, व्यासों का अनुपात 2:1 है। इनके प्रतिरोधों की तुलना कीजिए, हमें प्रतिरोध का अनुपात बताना है। तो प्रतिरोध का अनुपात कैसे? देखिए R का एक फार्मूला पढ़े हैं, R बराबर रो इंटू L1/A1 ये होता है, जबकि R2 दूसरे तार का, तो दोनों ही तांबे के तार हैं, इसलिए रो की वैल्यू नहीं बदलेगी, विशिष्ट प्रतिरोध जो होगा वो समान होगा L2/A2।
अब यहां से हमें अनुपात बताना है R1 और R2 का। तो R1 और R2 का अगर अनुपात लिया जाए R1 बटा R2 तो क्या मिलेगा, यहां से हमको मिल जाएगा, ये रो से रो कैंसिल हो जाएगा, L1 बटा A1 और फिर यहाँ अपॉन करेंगे A2 बटा L2 तो ये पलट जाएगा, यानी यहां से आ जाएगा L2 और यहां हो जाएगा A2 बटा A1, ये मिल जाएगा। इन दोनों का अनुपात लिया जाए तो L1 बाई L2 इंटू A2 बाई A1। और यहां देखिए अगर L1 L2 बराबर है तो यहां से L1 बटा L2 की वैल्यू 1 के बराबर होगी, तो इसको अब हम 1 रख सकते हैं, तो इसको 1 रख दीजिए और A2 को लिख सकते हैं पाई R2 स्क्वायर और यहां लिख सकते हैं पाई R1 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये R2 बटा R1 का होल स्क्वायर, R2 बटा R1 का होल स्क्वायर। अब त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, तो R1 बटा R2 ये बराबर होगा, त्रिज्या R2 को लिख सकते हैं हम, त्रिज्या R2 को लिख सकते हैं D2 बाई 2, D2 बाई 2, यानी दूसरे तार का जो व्यास है उसका आधा इसको कह सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं D1 बाई 2, D1 बाई 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये भिन्न पलट जाएगा, देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमको मिल जाएगा D2 बाई D1, और D2 बाई D1 का मान अगर देखा जाए तो D2 बाई D1 का मान देखिए कितना हो जाएगा, ये D1 बाई D2 है, ये D1 बाई D2 है और यहाँ हमें D2 बाई D1 रखना है, D2 बाई D1, ये ध्यान रखिए। तो इसका अपोजिट लेना पड़ेगा, यहाँ अगर D1 बाई D2 2 अनुपात 1 है तो D2 बटा D1 लेंगे तो ये 1 बटा 2 के बराबर होगा, तो यहाँ 1 बटा 2 का स्क्वायर कर देंगे और इसी को सॉल्व करने पर R1 और R2 बराबर मिल जाएगा 1 बटा 4। इसका अनुपात बताना है तो 1 अनुपात 4, ये हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए घाखंड, इसका 2 के घाखंड में दिया है, 2 के घाखंड में कह रहा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्ध्य से क्या तात्पर्य है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्ध्य के बारे में पिछले क्लास में बताया जा चुका है कि किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश से जब कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किया जाता है तब वो घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। तो आपतित प्रकाश का वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य जिससे अधिक तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ना कर सके, देहली तरंगदैर्ध्य कहलाता है। तो यही चीज यहां बताना है। और फिर देखिए प्रश्न संख्या अंगा जो है 2 का अंगा, तो घा वाले में केवल हमको देहली तरंगदैर्ध्य परिभाषित करना है। और अंगा खंड में देखिए एक चित्र दिया हुआ है, एक चित्र कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ये अर्धवृत्ताकार है, ये अर्धवृत्ताकार है और कुछ भाग इसमें सीधा है। इस प्रकार से एक तार लिया गया है और इस तार में धारा प्रवाहित की गई, तो धारा का प्रवाह कुछ इस तरीके से दिखाया गया और यहाँ इस अर्धवृत्त का सेंटर है O और इसकी त्रिज्या दिया हुआ है, अर्धवृत्त की त्रिज्या है R, ये R दिया है, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या R है और इधर दोनों तार जो हैं उनकी लंबाइयां L दी हुई है, यहां से यहां तक की लंबाई L है और ये भी सीधा तार जो है उसकी लंबाई L है, ये दोनों L खंड की लंबाई दिया हुआ है, L है। अब इसमें प्रश्न कह रहा है निम्न चित्र में प्रदर्शित तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, इस तार में धारा I प्रवाहित हो रही है, I धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। देखिए इस तरीके से धारा का प्रवाह हो रहा है, तार जो है उसका कुछ भाग दोनों तरफ सीधा है और शेष यहाँ अर्धवृत्ताकार है। तो निम्न चित्र में प्रदर्शित तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, अर्धवृत्त के केंद्र वो पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। अर्धवृत्त के केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र बताना है और इसको 2 केसों के लिए कह रहा है। पहले केस में कह रहा है प्रत्येक यल लंबाई के सीधे भाग के कारण, तो ये यल लंबाई का जो सीधा भाग है इसके कारण यहाँ कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं इस तार से होकर जाने वाली सीधी रेखा में इसी के अनुदिश पड़ रहा है ये बिंदु, तो जब किसी तार के सीधाई पर कोई बिंदु लिया जा रहा है तो वहां चुंबकीय क्षेत्र निश्चित रूप से 0 होगा, क्योंकि बायो सेवर्ट का नियम अगर प्रयोग किया जाए तो वहां से भी हम लिख सकते हैं dV बराबर
म्यू नॉट बटा 4 पाई आइडियल साइन थीटा। तो थीटा का मान अगर 0 हो जाएगा तो निश्चित रूप से चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। तो इस सीधे भाग के कारण इसके और इसके कारण जो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको हम शून्य लिख सकते हैं, शून्य लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 होगी। इस कारण से चुंबकीय क्षेत्र इस सीधे खंड के कारण यहाँ शून्य होगा। फिर कह रहा है त्रिज्या r के अर्धवृत्त के कारण, यानी इस अर्धवृत्तीय खंड के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो अगर ये पूरा वृत्त होता तो पूरे वृत्त के कारण म्यू नॉट आई बटा 2r होता है, लेकिन ये अर्धवृत्त है तो हम लिख सकते हैं अर्धवृत्त के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र, अर्धवृत्ताकार भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बटा 4r, ये आ जाएगा। सीधे सूत्र लिखना है, इसे हमें कुछ सॉल्व नहीं करना है। तो म्यू नॉट आई बटा 4r ये हो जाएगा इस r त्रिज्या के अर्धवृत्त के कारण बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला। अब देखिए इसका चाखंड, तो 2 के चाखंड में क्या दिया है, 2 का चाखंड प्रश्न दिया है कला संबद्ध स्रोत से क्या आप समझते हैं, कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं। तो जब बताया गया था कि ऐसे स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगे जो होती हैं वह समान कला में, यानी उनके बीच कलांतर नियत हो, तो ऐसे स्रोत को हम कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। और कला संबद्ध स्रोत अलग अलग भिन्न भिन्न स्रोत कला संबद्ध नहीं हो सकते। जब एक ही स्रोत को 2 स्रोत में विभक्त किया जाता है स्लिट का प्रयोग करके, तब वो दोनों कला संबद्ध होते हैं। तो कला संबद्ध स्रोत की परिभाषा हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है परीक्षा में। अब देखिए 3 का का खंड, तो 3 के का खंड में कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। यह भी प्रश्न पूछा गया है, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो बताया गया है वह तरंगें जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी तरंगें जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र सदिश जो होते हैं वो तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं और परस्पर भी लंबवत होते हैं। तो इस प्रकार से ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में हमें बताना है और इसकी विशेषताएं भी बतानी है कि ये निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के चाल से चलती हैं, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करती, माध्यम पर इनकी निर्भरता नहीं होती है। तो इस तरीके से विशेषताएं विद्युत चुंबकीय तरंग की परिभाषा हमको ये जानना जरूरी है। फिर देखिए खा खंड में 3 का खा खंड कह रहा किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दिया है। तो 3 का खा खंड देखिए, 3 का खा खंड इसमें कह रहा है कि किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मान लीजिए Nv कक्षा में है तो उसकी ऊर्जा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बताना है, इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बताना है। तो पहले तो हमें यह पता करना होगा कि हाइड्रोजन परमाणु की कौन सी कक्षा में वो इलेक्ट्रॉन है जिसका ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी है। तो किस कक्षा में है, तो हम पहले कक्ष संख्या निकालेंगे। तो फार्मूला पढ़ चुके हैं, En बराबर जो होता है -13.6/n²। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहां ऊर्जा भी दिया है, तो माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दोनों यहां से कैंसिल हो सकते हैं। अब ये माइनस माइनस दोनों साइड में है, माइनस माइनस निरस्त कर दीजिए और यहां सॉल्व करने पर इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहां n² बराबर अगर निकाला जाए तो इसको यहां ले जाएंगे और -3.4 नीचे ले आएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, यानी एट लास्ट यहाँ 13.6/3.4 बचेगा। और इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 बार में डिवाइड होगा, 4 बार में, यानी n² बराबर 4 आ जाएगा। n² बराबर अगर 4 आ रहा है तो n बराबर निकालेंगे तो कहीं ना कहीं 2 मिल जाएगा। n बराबर 2 अंडर रूट ले लेंगे तो n बराबर √4 या n बराबर यहां से हम 2 लिख सकते हैं, यानी दूसरी कक्षा में n बराबर 2 मतलब दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब कह रहा है इसका कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग निकाल लीजिए क्या होगा। तो कोणीय संवेग देखिए कैसे निकालेंगे। कोणीय संवेग जो होगा दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग
ये हो जाएगा NH बटा 2 पाई, एन की जगह पर यहाँ 2 रख देंगे, 2H बटा 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, H की वैल्यू हमें मालूम है 6.6 का घात -34 जूल सेकेंड, और पाई का मान 3.14। अब इसको सॉल्व किया जाए तो ये वैल्यू देखिए, सॉल्व करने पर ये वैल्यू लगभग 2.1 के आसपास आएगी, 10 का घात -34 किया जाएगा, 2.1 10 का घात -34। और मात्रक की अगर बात करें तो जो H का मात्रक होगा वही मात्रक होगा जूल इंटू सेकेंड। ये 3 का खा खंड हो गया। अब 3 के गा खंड में देखिए वही प्रश्न दिया है जो पिछले मॉडल पेपर में हमने बताया है, पोलराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन कैसे करेंगे। तो ये बताया गया है कि कोई पोलराइड पर प्रकाश आपतित कराया जाए और पोलराइड को घुमाया जाए, और घुमाने पर अगर निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता तो आपतित प्रकाश जो होगा वो अध्रुवित होगा, और अगर एक पूरा चक्कर घुमाने में प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम 2 बार शून्य हो जाती हो तब उस पर आपतित प्रकाश जो होगा वह समतल ध्रुवित प्रकाश कहा जाएगा। और अगर एक पूरा चक्कर घुमाने में तीव्रता में परिवर्तन तो होता है लेकिन न्यूनतम तीव्रता शून्य ना हो तब हम कहेंगे कि आपतित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। तो ये पोलराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन कर सकते हैं। अब देखिए आइए 3 का घा खंड। अब देखिए 3 का घा खंड कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5 × 10 का घात -11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2 × 10 का घात 6 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता है। इलेक्ट्रॉन घूर्णन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यानी हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी त्रिज्या दिया है, जिस कक्षा में घूम रहा है उस कक्षा की त्रिज्या है 5 × 10 का घात -11, 5 × 10 का घात -11 मीटर। इस त्रिज्या की कक्षा में वो चक्कर लगा रहा है, और किस चाल से लगा रहा है तो चाल दिया हुआ है 2 × 10 का घात 6 मीटर पर सेकंड। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है जो 5 × 10 का घात -11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2 × 10 का घात 6 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता है, और हमें बताना है इलेक्ट्रॉन का घूर्णन, इलेक्ट्रॉन घूर्णन का चुंबकीय आघूर्ण। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी वृत्तीय पथ पर घूम रहा है तो वह एक लूप निर्मित कर रहा है, और लूप के लिए अगर चुंबकीय आघूर्ण बताना है तो m बराबर, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाएगी तो EBR/2, EBR/2। एक इलेक्ट्रॉन अगर कोई वृत्तीय पथ पर घूम रहा है तो निर्मित लूप का चुंबकीय आघूर्ण EBR/2। ये फार्मूला डायरेक्ट याद रखिए। इसी फार्मूले के मदद से E का मान 1.6 10 का घात -19 कूलम, और V का मान दिया है 2 × 10 का घात 6, और साथ में R 5 × 10 का घात -11 ये दिया हुआ है। अपॉन 2 सॉल्व कर लीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से m देखिए कितना आ जाएगा, तो ये 16 × 85, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो ये 8 आ जाएगा। 16 × 85, एक अंक पे दशमलव तो ये 8.0 लिख सकते हो। और यहाँ देखिए 10 का घात माइनस में 6 है, और 19 और 11 30 हो जाएगा, माइनस में 30 प्लस में 6, तो यहाँ 10 का घात -24 आएगा, -24। और मात्रक अगर कहा जाए तो मात्रक हो जाएगा इसका एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, 8 × 10 का घात -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये फार्मूला हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से तीसरा खंड पूरा कंप्लीट हुआ। अब चौथा में देखिए 4 का का खंड। 4 का का खंड क्या पूछा गया है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए एक फार्मूला बताया गया है कि अगर कोई संधारित्र के प्लेटों के बीच माध्यम का जो परावैद्युतांक K है तो उसकी धारिता के परावैद्युत वाले माध्यम की धारिता, अगर यहाँ माध्यम दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम ले लिया गया है तो उसकी धारिता के लिए फार्मूला बताया गया है KA/0/D, KA/0/D। तो इसी का निगमन करना है। तो पिछला टॉपिक हम देख सकते हैं कैसे इसका निगमन किया गया है। भाई प्लेटों के बीच निर्वात है तो C0 बराबर A/0/D, अगर प्लेटों के बीच जो माध्यम है उसका परावैद्युतांक K ले लिया जाए तो KA/0/D। यानी संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए हमें व्यंजक प्राप्त करना है। डेरिवेशन पीछे बताया जा चुका है, इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो इसकी धारिता बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी अगर घटाएंगे तब भी धारिता में वृद्धि होगी। संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच
की जो दूरी है उसको कम करने पर धारिता बढ़ती है, या परावैद्युतांक बढ़ाने पर भी धारिता बढ़ जाती है, या क्षेत्रफल बढ़ाने पर भी धारिता बढ़ती है। तो इस सूत्र के माध्यम से हम बता सकते हैं कि धारिता कैसे बढ़ाएंगे। फिर देखिए 4 का खा खंड है। 4 के खा खंड में प्रश्न जो दिया है, ध्यान से देखिए, बढ़िया प्रश्न है। रेल की 2 पटरियां आपस में तथा जमीन से पृथककृत हैं। रेल की 2 पटरियां आपस में तथा जमीन से पृथककृत हैं। इन्हें एक मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। जब इन पर एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है तो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा? दिया गया है पृथ्वी के क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर अवयव 0.2 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर तथा पटरियां परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है। तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है भाई, रेल की पटरी है, 2 पटरियां आपस में और जमीन से भी पृथककृत है, और उसमें 1 मिली वोल्ट मीटर जोड़ा गया है, और उस पर जो ट्रेन दौड़ रही है उस ट्रेन की जो चाल है v, ये दिया है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। 180 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम मीटर पर सेकंड में अगर बदलें तो यहाँ 5/18 से गुणा करा दीजिए। 5/18, अब ये बदल जाएगा मीटर पर सेकंड। 18 दहन्यम 180, 10×5 50, यानी आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। जो चाल दिया है रेलगाड़ी की 50 मीटर पर सेकंड। और फिर कह रहा है कि पृथ्वी के क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक को v से लिखते हैं, और ये दिया है 0.2 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। और दोनों पटरियों के बीच की दूरी यानी लंबाई l कह सकते हैं, l बराबर 1 मीटर दिया है। ये तीनों चीजें दी हुई है, और हमें बताना क्या है, हमें बताना है मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, यानी दोनों पटरियों के बीच, इस तरीके से पटरी है, इनके बीच की दूरी ये है। तो ट्रेन इस तरीके से जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक चालक चुंबकीय क्षेत्र में जब गति करता है तो क्या होता है कि उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इसी कारण से एक विभवांतर प्रेरित होता है, यानी वैद्युत विभवांतर प्रेरित हो जाता है। तो प्रेरित विभवांतर एक टॉपिक बताया गया है, प्रेरित विभवांतर, वही चीज हमको निकालना है यहाँ। भाई प्रेरित विभवांतर मालूम है अगर कि दोनों सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर कितना है, तो वही मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक हो जाएगा। तो प्रेरित विभवांतर B बराबर BVL, यानी BV इंटू V इंटू L, ये हो जाएगा। BVL साइन थीटा भी कह सकते हैं, लेकिन थीटा 90 डिग्री होने के कारण BV इंटू L हो जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट सीधा सूत्र पर आधारित प्रश्न है, सीधे मान रख के सॉल्व कर सकते हैं। 0.2 10⁻⁻⁴ ये हो जाएगा, और फिर v की वैल्यू है 50 मीटर पर सेकेंड, और साथ में l की वैल्यू है 1 मीटर। अब इनको मल्टीप्लाई करके इसका मान अगर निकाला जाए तो कितना आ जाएगा प्रेरित विभवांतर, तो ये हो जाएगा, देखिए एक 10 से गुणा कराएंगे 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10 आ जाएगा। यहाँ तो मिल जाएगा हमको 10 × 10⁻⁻⁴, ये आ जाएगा वोल्ट में, ये वोल्ट में आ जाएगा, या इसी को हम 10⁻³ वोल्ट भी कह सकते हैं। 10⁻³ या 1 × 10⁻³ वोल्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, या मिली वोल्ट मीटर है तो इसको 1 मिली वोल्ट भी कह सकते हैं। तो यही हो जाएगा मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। तो इस प्रकार 4 का खा खंड ये आंसर हो जाएगा हमारा। मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना होगा तो यही बता देंगे। फिर देखिए 4 के गा खंड में, 4 का गा खंड में क्या पूछा गया, तो 4 के गा में कह रहा है तरंगाग्र से क्या अभिप्राय है, तरंगाग्र से क्या अभिप्राय है। तो हाइगेन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। तो जैसा कि हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत द्वारा प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पिछले पेपर में हमने अपवर्तन की व्याख्या के लिए प्रश्न देखा था और यहाँ परावर्तन की व्याख्या, तो इसमें से जरूर एक ना एक प्रश्न दोनों में से हर साल पूछा जाता है। इसको एक बार जरूर दोहरा लेंगे दोनों को। तरंगाग्र की परिभाषा भी बताना है। तो कोई माध्यम में अगर कंपन कर रहे हैं सारे कण, तो कोई माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण समान कला में कंपन कर रहे हो तो उस पृष्ठ को हम तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र की परिभाषा देना है और तरंग के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या करनी है। फिर देखिए घा खंड, चौथा का घा खंड इसमें दिया हुआ है। 4 का घा, पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनति में प्रतिरोध 25 ओम है।
पियर्सन डायोड का प्रतिरोध जो है वो अग्र अभिनत में, फॉरवर्ड बायस में अग्र अभिनत में 25 ओम दिया है, 25 ओम प्रतिरोध दिया है। एक पियर्सन डायोड है जिसका अग्र अभिनत में प्रतिरोध 25 ओम है। अग्र अभिनत वोल्टेज में कितना परिवर्तन किया जाए कि धारा में 2 मिली एम्पियर का परिवर्तन हो। धारा में 2 मिली एम्पियर का परिवर्तन हमको प्राप्त करना है। धारा में 2 मिली एम्पियर का परिवर्तन प्राप्त करने के लिए हमको बताना है यहां पर कि कितना परिवर्तन वोल्टेज में, अग्र अभिनत वोल्टेज में कितना परिवर्तन किया जाए कि धारा में 2 मिली एम्पियर का परिवर्तन हो। तो अब यहां से हम देखिए सीधे निकाल सकते हैं, फार्मूले से ही सीधा प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं। यानी प्रतिरोध जो है फॉरवर्ड बायस में प्रतिरोध बराबर अगर कहा जाए तो हम लिख सकते हैं वोल्टेज में परिवर्तन बटा धारा में परिवर्तन। तो इसी फार्मूले से यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वोल्टेज में परिवर्तन बराबर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और साथ में चेंज इन करंट। तो यहां से हम निकाल सकते हैं डेल्टा वी की वैल्यू, देखिए कितने जाएंगी। ये 25 ओम है, डेल्टा आई की वैल्यू मिली एम्पियर में है, इसको एम्पियर में बदल लीजिए, 10 का घात -3 एम्पियर। ये हो जाएगा 50 गुणे 10 का घात -3 वोल्ट। 50 गुणे 10 का घात -3 वोल्ट, या इसको और भी अगर सॉल्व किया जाए तो हम मिली वोल्ट भी कह सकते हैं, या इसको हम वोल्ट में ही इस रूप में भी लिख सकते हैं। डेल्टा वी बराबर 1000 से अगर डिवाइड करें तो 0.05 वोल्ट भी इसको कहा जा सकता है। ये हो जाएगा आंसर इसका। फिर देखिए अगला खंड, इसमें अंगा खंड देखिए क्या है, 4 का अंगा खंड। ये प्रश्न भी पूछा गया है कई बार। वाटहीन धारा से क्या अभिप्राय है? वाटहीन धारा से क्या अभिप्राय है? यानी जब कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में इस प्रकार से धारा प्रवाहित हो रही है कि औसत शक्ति क्षय शून्य हो, परिपथ की औसत शक्ति क्षय जो हो शून्य हो, तब उसमें प्रवाहित होने वाली धारा को हम वाटहीन धारा कहते हैं। हम जानते हैं औसत शक्ति क्षय शून्य कब होता है? जब शक्ति गुणांक फाई का मान 0 हो। शक्ति गुणांक फाई का मान 0 कब होता है भाई? कॉस फाई होता है शक्ति गुणांक, तो कॉस फाई में फाई कलांतर होता है। तो जब परिपथ में बी और आई के बीच कलांतर 90 डिग्री का होगा तब वहां वाटहीन धारा प्रवाहित होगी। तो हम जानते हैं चाहे शुद्ध स्वप्रेरकत्व तो लगा हो परिपथ में या शुद्ध धारिता लगी हो परिपथ में, तब वहां धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर जो होता है 90 डिग्री होता है, और ऐसे परिपथ में जो धारा बहती है वो वाटहीन धारा कहलाती है। इसी प्रकार अब देखिए इसमें एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है कि 15 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के एसी स्रोत से जोड़ा गया है। परिपथ का प्रतिघात तथा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 का अंगा, इसमें न्यूमेरिकल भी शामिल है, वाटहीन धारा को परिभाषित करना है और साथ में कह रहा है 15 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र, 15 माइक्रोफैरड उसकी धारिता दिया है संधारित्र की, और 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के एसी स्रोत से जोड़ा गया है। तो स्रोत में जो वोल्टेज वैल्यू दिया है वो आरएमएस वैल्यू होता है, बीआरएमएस 220 वोल्ट और आवृत्ति 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि परिपथ का प्रतिघात तथा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है। तो प्रतिघात यहां कौन सा? धारतीय प्रतिघात कार्य करेगा, और धारतीय प्रतिघात हम जानते हैं एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी, और ओमेगा को लिख सकते हैं 2πf, तो 2πf इंटू सी। ये धारतीय प्रतिघात उत्पन्न होगा क्योंकि इसमें संधारित्र लगा हुआ है इसी परिपथ में। तो धारतीय प्रतिघात का अगर मान निकाला जाए तो कितना आ जाएगा? 2 गुणे पाई का मान 3.14 और साथ में एफ का मान 50 है, और फिर यहाँ सी की वैल्यू, ये माइक्रोफैरड है, इसको फैरड में बदल के लिखेंगे 15 गुणे 10 का घात -6। अब यहां से इसको अगर सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करने पर देखिए क्या मिलेगा। तो 50 दूना 100 से गुणा करेंगे तो ये 314 बन जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 10 का घात 6 ऊपर जाएगा प्लस में, और नीचे आ जाएगा ये 314 का गुणा 15 से कर दीजिए, 15 चौका 60, और 15 एकन्नम 15 और 6 21, फिर 15 ते 45 और 2 47, ये हो जाएगा। तो यहाँ 4710 और ऊपर 10 का घात 6। अब इसी में से हम 10 की घात को अगर अलग कर ले
यानी 10 की घात इसको बना ले 1 2 3 4 5 6 और नीचे हो जाएगा 4710। एक जीरो से जीरो काट दीजिए। बाकी राशियों का अगर हम भाग करा दे तो भाग कराने पर देखिए क्या मिलेगा। यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,000 को 471 से भाग कर दीजिए। तो 1,00,000 को जब 471 से भाग करेंगे तो देखिए भाग करने पर ये 212.3 के आसपास आएगा। इसको चेक कर लीजिएगा भाग करके, 212.3 ओम ये आना चाहिए। इसको भाग कर लीजिएगा। और फिर अगला देखिए, इसमें निकालना क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। यहां सॉल्व करने पर ये 212.3 ओम ये धारतीय प्रतिघात मिल गया। और IRMS निकालना है हमको, IRMS। तो IRMS बराबर हो जाएगा VRMS बटा XC। VRMS का मान 220 वोल्ट दिया है और XC आया है 212.3। यहां से सॉल्व करेंगे तो I का मान देखिए कितना होगा, 1 से बड़ा होगा, यानी 1.04 के आसपास आएगा, 1.04 एम्पियर ये हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 का तो 5 का देखिए क्या दिया है। तो 5 का खंड में दिया है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत एवं कार्यविधि लिखिए। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी AC जनरेटर का सिद्धांत और कार्यविधि लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब अगला देखिए 5 का खा खंड। तो 5 का खा खंड प्रश्न जो दिया है ये भी अच्छा प्रश्न है, समझिए एक बार। यफ फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु तथा एक पर्दे के बीच कहीं रखा जाता है। पर्दे तथा वस्तु के बीच की दूरी x है। पर्दे तथा वस्तु के बीच की दूरी x है। तो अगर पर्दे और वस्तु के बीच में लेंस रख दिया गया है और पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी अगर x कही जा रही है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं u प्लस b बराबर x, u प्लस b बराबर x ये लिखा जा सकता है। क्योंकि लेंस से वस्तु की दूरी और लेंस से पर्दे की दूरी, इन दोनों दूरियों को जोड़ने पर x के बराबर आएगा। क्योंकि वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी x दिया है। फिर कह रहा है यदि लेंस का आवर्धन यम हो, तो लेंस का आवर्धन यम मतलब देखिए आवर्धन यम बराबर होता है b बटा u। एक तो एक लेंस का आवर्धन m की बात कर रहा है। फिर कह रहा है तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है, ये दोनों बातें दी हुई हैं, ये दोनों बातें दी हुई हैं। हमको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, प्रश्न में कह रहा है सिद्ध करो f बराबर mx बटा m प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि एफ फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु तथा एक पर्दे के बीच कहीं रखा जाता है। पर्दे तथा वस्तु के बीच की दूरी x है। यदि लेंस का आवर्धन m हो तो सिद्ध कीजिए f बराबर mx बटा m प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, तो इसी से सॉल्व किया जा सकता है। अब कैसे सॉल्व किया जाए, तो यहां से हम b की वैल्यू अगर निकाले तो b बराबर क्या आएगा, b बराबर आ जाएगा x माइनस यू, ये लिख सकते हैं b बराबर x माइनस यू। और यही वैल्यू अगर यहां रख दे तो यहां से देखिए यम बराबर क्या आ जाएगा, यम बराबर आ जाएगा x माइनस यू बटा यू। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए और u का मान निकालें तो यहां से u का मान सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, तो यहां देखिए यम यू और इसको इधर ले जाएंगे तो यम यू और प्लस यू, तो दोनों में हम u कॉमन ले सकते हैं। u अगर कॉमन ले ले तो यहां हो जाएगा यम प्लस 1 बराबर x, या u की वैल्यू निकाला जाए तो u बराबर यहां से मिल जाएगा x बटा एम प्लस 1, x बटा एम प्लस 1। ये u की वैल्यू यहां से देखा जाए तो यहां से देखिए, यहां से अगर b की वैल्यू निकाला जाए तो m इंटू यू आएगा, m इंटू यू, और इस u का मान इसमें रख दिया जाए तो b का मान मिल जाएगा हमको mx बटा m प्लस 1। तो इन फार्मूलों का प्रयोग कर देंगे। अब हम यहां से लेंस का सूत्र ले लेंगे, 1 बटा एफ बराबर 1 बटा बी माइनस 1 बटा यू। लेंस का सूत्र पढ़ चुके हैं तो उसी लेंस के सूत्र का इस्तेमाल करके सॉल्व करके ये चीज प्राप्त कर सकते हैं। तो अब यहां मान रखिए 1 बटा बी का मान कितना हो जाएगा, यहां से देखिए 1 बटा बी का मान यहां पर रखना है और यहां फिर 1 बटा यू कह रहा है, तो बी का मान तो ये निकाला गया है, इसी का उल्टा ले लीजिए 1 बटा बी, ये हो जाएगा m प्लस 1 बटा एम एक्स,
ये हो जाएगा 1/v यहां से, और फिर माइनस 1/u, तो इसका उल्टा ले लीजिए, तो ये हो जाएगा m + 1/x, यह जाएगा। अब यहां देखिए इसको सॉल्व करिए, 1/f बराबर इसमें एलसीएम हो जाएगा m × x एलसीएम हो जाएगा, और साथ में यहाँ m + 1 अगर कॉमन ले लिया जाए, m + 1 कॉमन ले लिया जाए तो क्या मिल जाएगा, यहाँ तो आएगा देखिए 1, और यहाँ फिर माइनस में आ जाएगा, और यहाँ मिल जाएगा m। तो सॉल्व करने पर यहाँ हमें क्या मिल रहा है, u की वैल्यू यहाँ ऋणात्मक लेनी पड़ेगी, u की वैल्यू ऋणात्मक ली जाएगी प्रश्न में। जैसा कि देखिए क्या कह रहा है इस प्रश्न में, अगर देखा जाए हाँ, u का मान हमें ऋणात्मक लेना ही पड़ेगा, क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार u का मान जब यहाँ रखेंगे तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू प्लस में ली जाएगी, और जब ये प्लस में ले लेंगे तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, ये मान दिया हुआ है ना, इसको निकाला गया है, लेकिन यहाँ चिन्ह परिपाटी के अनुसार अगर करें तो इतना आ जाएगा। और mx जब कॉमन लेंगे, यहाँ एलसीएम mx लिया गया और m + 1 यहाँ दिया है, देखिए m + 1 को अगर बाहर कॉमन निकाल दिया जाए तो अब यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा m, तो यानी m + 1 यहाँ भी मिल जाएगा, ये स्क्वायर के रूप में बन जाएगा m + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा mx। इसका अपोजिट कर दीजिए, हमको सिद्ध जो करना है f की वैल्यू, तो ये उल्टा हो जाएगा mx बटा m + 1 का होल स्क्वायर, यही चीज यहाँ सिद्ध करना था। तो इसी प्रकार से इसको सिद्ध किया जा सकता है। बस ये ध्यान रखिए कि u की जो ये वैल्यू लिखी जाएगी चिन्ह परिपाटी के अनुरूप इसमें रखा जाएगा, u का ये परिमाण दिया है, और जब यहाँ यूज करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, u की वैल्यू ऋणात्मक रख देंगे। अब आगे देखिए 5 का गा खंड है, ये 5 का खा खंड था, गा खंड में कह रहा है प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है। तो प्रकाश का ध्रुवण हम जानते हैं, जब किसी टूरमैलिन या पोलराइड से गुजारते हैं तो प्रकाश के सभी अन्य कंपन रुक जाते हैं, केवल वही कंपन उससे गुजर पाते हैं जो उस टूरमैलिन के अक्ष के अनुदिश कंपन हो रहे हैं। तो इस प्रकार जब केवल एक ही दिशा में कंपन होता है प्रकाश का, तो हम कहते हैं वो प्रकाश ध्रुवित हो गया, और इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहा जाता है। और फिर इसमें कह रहा है इसी खंड में कि परावर्तन के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की किसी विधि का वर्णन कीजिए। तो परावर्तन द्वारा प्रकाश कैसे समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है, उस विधि का बताना है, वर्णन करना है। तो परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण बताया जा चुका है, पीछे क्लास में देख सकते हैं। फिर देखिए किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति में थीटा कोण से घुमाने में किए गए कार्य के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। यानी कोई वैद्युत द्विध्रुव है, एक समान विद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य का सूत्र प्राप्त करना है। यानी यहां डेरिवेशन कौन से सूत्र का करना है, तो एक सूत्र W बराबर PE1 - cos थीटा, इसका हमें निगमन करना है। यहां जो भी प्रश्न बताए जा रहे हैं उन प्रश्नों को जरूर एक बार परीक्षा के पहले देख लीजिएगा। इसका डेरिवेशन भी पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन यहां पूछा जा चुका है 3 नंबर में। फिर देखिए अथवा में 5 का घा का ही अथवा खंड, ये 5 घा में दिया है, और इसमें एक ऑप्शनल प्रश्न और दिया है अथवा लगाकर। तो 5 के घा खंड में एक अथवा में दिया है, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 5 × 10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में, यानी कक्षा की त्रिज्या दिया है 5 × 10⁻11 मीटर। तो इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या है, चक्कर लगा रहा है। कक्षा में 2.2 मीटर पर सेकंड की चाल से 2.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर लगाता है। इसके समतुल्य वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। इसके समतुल्य कितनी वैद्युत धारा उत्पन्न होगी, उस वैद्युत धारा का हमें मान बताना है। तो देखिए कैसे इसके समतुल्य वैद्युत धारा निकाल सकते हैं। तो इसके लिए डायरेक्ट अगर सूत्र याद है तो डायरेक्ट सूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये I = EV/2πr,
डायरेक्ट अगर फार्मूला मालूम है तो डायरेक्ट फार्मूले का प्रयोग करके भी हम यहां से निकाल सकते हैं। आर दिया है, बी दिया है, अब कैसे फार्मूला आया, तो इस फार्मूले को निकालने के लिए देखिए आई बराबर होता है ई बट्टा टी, ई चूंकि इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई होता है, जैसा कि आई बराबर क्यू बाई टी फार्मूले से। तो यहाँ ई बराबर आई बट्टा टी, और टी का मान हम जानते हैं, ये हो जाएगा टी का मान हम लिख सकते हैं 2 पाई आर बाई बी। आवर्तकाल है तो एक चक्कर में लिया गया समय, तो एक चक्कर में चली गई दूरी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगा रहा है तो चली गई दूरी कितनी होगी, वृत्त की परिधि के बराबर। अगर त्रिज्या आर है तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर। जिस चाल से चक्कर लगा रहा है वो चाल बी है, तो यहां देखिए दूरी बटा चाल कर देंगे तो आवर्तकाल टी मिल जाएगा। अब इसी को ऊपर कर देंगे तो ये सामने फार्मूला दिया है, यही फार्मूला हमको प्राप्त हो जाएगा। ये फार्मूला कहां से आया, ये चीज यहां बता दिया गया। इसमें सीधा मान रख के सॉल्व करना है। ई का मान 1.6 10 का घात -19 और v का मान है 2.2 10 का घात 6 मीटर पर सेकेंड, और साथ में 2 गुणे 3.14 और साथ में r का मान 5 गुणे 10 का घात -11। इन सभी मानों को रखकर अब यहां तुमको केवल और केवल सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने पर इसमें धारा कितनी आएगी, तो ये ध्यान रखिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 1.12 10 का घात में -3 एम्पियर इतनी धारा प्राप्त होगी, या 1.12 मिली एम्पियर भी इसको कहा जा सकता है। तो इस प्रकार यह प्रश्न संख्या कौन सा है, 5 का घाखंड का अथवा वाला भाग। अब 5 का एक अंगाखंड है, तो 5 के अंगाखंड को भी महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला है ये। देखिए किरचॉफ का धारा एवं वोल्टेज संबंधी नियम लिखिए, यानी किरचॉफ का धारा और वोल्टेज 2 नियम बताया गया है, पहला संधि का नियम, दूसरा पास का नियम। तो ये दोनों नियम जरूर तैयार कर लीजिए, इसमें से भी प्रश्न पूछा गया है। किरचॉफ का धारा एवं वोल्टेज संबंधी नियम लिखिए, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए प्रश्न संख्या 6, तो 6 खंड में कह रहा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। तो जैसा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव पीछे बताया जा चुका है कि धातु के पृष्ठ पर प्रकाश आपतित करने से उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। कह रहा है इसके नियम लिखिए। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के 5 नियम बताए गए थे, एक बार उनको भी दोहरा लीजिएगा। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण 1/2 mv² बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट की स्थापना कीजिए, यानी प्रकाश वैद्युत समीकरण की स्थापना भी कहा गया है। पिछले टॉपिक को एक बार इसको जरूर रिवाइज करके जाइएगा परीक्षा के पहले। अब इसी 7वां खंड में देखिए, 7वां खंड में ये दिया था, और ये 6वां में एक अथवा लगा हुआ था। 6वां खंड इसका प्रश्न संख्या 6, ये प्रश्न संख्या 6 में देखिए पहला तो दिया है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है। देखिए अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में एक परिपथ है, इस परिपथ को भी याद कर लीजिए। अर्ध तरंग दिष्टकारी में अकेला सिंगल डायोड का प्रयोग किया जाता है, जबकि पूर्ण तरंग दिष्टकारी में 2 डायोड का प्रयोग किया जाता है। तो उसका परिपथ एक बार देख लीजिए, परिपथ भी बनाने के लिए पूछा जाता है और उसके क्रियाविधि को भी लिखने के लिए पूछा गया है। फिर देखिए 6ठा खंड किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को जरूर देखिए। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। यह पूरा काम करने पर 5 नंबर प्राप्त हो जाएगा। फिर अथवा करके इसी में एक खंड दिया है, तो देखिए अथवा वाला प्रश्न। अब देखिए ये 6वां में अथवा खंड में एक दिया है, एक अल्फा कण बी बोल्ट के विभवांतर से त्वरित होकर, एक अल्फा कण बी बोल्ट के विभवांतर से त्वरित होकर एक नाभिक परमाणु क्रमांक Z से टकराता है, यानी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z कहा गया, उससे टकराता है। यदि कण की नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी स्मॉल r हो तो सिद्ध कीजिए। यहां हमको सिद्ध करना है, 6वां का ही अथवा खंड है, तो इसमें सिद्ध करना है कि r दूरी जो है 14.4 Z/V, ये एंगस्ट्राम में दिया है, एंगस्ट्राम इस तरह के सिद्ध करना है।
कि जो अल्फा कण है वो नाभिक के निकटतम दूरी जो चाहता है वो इतनी दूरी जाता है। कैसे दिखाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले यहां बात कर रहा है अल्फा कण की, तो हम जानते हैं अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो प्लस में 2e के बराबर, और नाभिक का जो द्रव्यमान इसका परमाणु क्रमांक दिया है जेड दिया है, तो परमाणु क्रमांक जेड वाले नाभिक का जो आवेश होगा उसको हम जेड इंटू ई लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालें तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर ये हो जाएगा, या इसको सॉल्व किया जाए तो 1/4πε0 Q1 Q2 दोनों वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2ZE² बर आर, ये हो जाएगा। और यहां से देखिए हमें मालूम है जो स्थितिज ऊर्जा होगी वही गतिज ऊर्जा धीरे धीरे कंट्रोल करेगी। जैसे जैसे अल्फा कण नाभिक के समीप जाएगा उसका वेग घटता जाएगा, और जब वो निकटतम दूरी तक पहुंच जाएगा तो संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी, यानी के और यू बराबर होंगे। अब इसी को के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहां से देखिए के और यू बराबर होंगे तो इस स्थिति में ये 2 इलेक्ट्रॉन ये ईवी के बराबर हो जाएगा, 2e इंटू वी। कैसे? क्योंकि अल्फा कण पर आवेश है 2e, और आवेश गुणे वोल्टेज कर देंगे तो गतिज ऊर्जा के बराबर, गतिज ऊर्जा के बराबर q इंटू वी, यानी आवेश गुणे वोल्टेज। तो वही चीज यहां किया गया, अल्फा कण पर आवेश 2e और इंटू वी वोल्टेज हो जाएगा। तो यहाँ के बराबर q इंटू वी या u के बराबर। अब u की वैल्यू यहां निकाल चुके हैं, रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो यहां देखिए u की वैल्यू यहां पर रख के सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, और जबकि ये 2ev के बराबर है। तो अब यहां से हमें क्या मिल जाएगा? यहां देखिए 1/4πε0 2ZE² अपॉन ये दिया है r, और ये बराबर हो जाएगा 2e इंटू वी के बराबर। अब सॉल्व करिए, यहां से r की वैल्यू हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ये 2 से 2 कैंसिल और e से इस e का स्क्वायर कैंसिल, इस r को यहां ले आइए, v को नीचे ले आइए। तो r बराबर अगर निकालें तो यहां देखिए 1/4πε0 और साथ में हो जाएगा z इंटू ई, और यहां नीचे आ जाएगा v, ये मिल जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमें मालूम है 9 गुणे 10 का घात 9, z और v को साथ में कर लीजिएगा, और e का मान 1.6 10 का घात -19, और साथ में यहां z और नीचे v। अब इसी को सॉल्व करना है, 16 9 144 यानी 14.4 हो जाएगा, और यहां 10 की घात में -10 आएगा, z बाई वी। ये 10 की घात -10 के रूप में है तो ये मीटर में रहेगा, ये मीटर में रहेगा। और इसी को अगर हम एंगस्ट्रॉम में बदले तो यहाँ -10 का घात -10 मीटर को हम एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं। तो ये z बराबर हो जाएगा 14.4 z, ये हो जाएगा z बटा वी एंगस्ट्रॉम। बस यही चीज हमको यहाँ सिद्ध करना था। इस प्रकार यह प्रश्न यहाँ कंप्लीट हो रहा है, यही चीज सिद्ध करना था। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 में प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसके प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम लिखने हैं, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की स्थापना करनी है। फिर 7वां में अथवा खंड में दिया है, 7वां में न्यूमेरिकल अथवा में दिया है, दो समांतर तारों में जिनकी पारस्परिक दूरी, दो समांतर तारों में जिनकी पारस्परिक दूरी दिया है 0.06 मीटर, यानी दो तार है एक दूसरे के समांतर, वो 0.06 मीटर की दूरी पर है। समान धारा एक ही दिशा में बह रही है, समान धारा, दोनों तारों में धारा जो है वो समान है, और ये दोनों एक ही दिशा में बह रही है। तो हम जानते हैं दो समांतर तारों में धारा जब एक ही दिशा में बहती है तो उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है, और जब विपरीत दिशा में बहती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो ठीक वही यह सिचुएशन है, दोनों के मध्य प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले आकर्षी बल, दोनों के मध्य प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले आकर्षी बल, इसका मान दिया है 3 गुणे 10 का घात -3 न्यूटन प्रति मीटर की लंबाई की बात कर रहा है। F/L का मान 3 गुणे 10 का घात -3 न्यूटन है। प्रत्येक तार में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए, हमें यहां धारा बताना है, यानी F/L का मान 3 गुणे 10 का घात -3 न्यूटन पर मीटर है, और बहने वाली धारा का मान बताना है। तो इसके लिए सूत्र पढ़ चुके हैं, F/L बराबर होता है μ0/2 पाई
म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और साथ में यहाँ I1 I2 बटा R, तो I1 I2 दोनों बराबर है, तो यहाँ हम I स्क्वायर बटा R कह सकते हैं। अब इसमें सारे मान रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। इसका मान देखिए हमें निकालना क्या है, I की वैल्यू, तो सब मान रख देंगे हम। 3 गुणे 10 का घात -3, ये बराबर होगा म्यू नॉट बटा 2 पाई। तो अगर ये 4 पाई होता तो 10 का घात -7 रहता, यहाँ 2 गुणे 10 का घात -7 लिखा जाएगा, इंटू आई स्क्वायर, और साथ में आर की वैल्यू है 0.06। अब इसी को हम सॉल्व करके आई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, निकाल सकते हैं। देखिए इसका इससे गुणा कर देंगे तो 3 छक 18 यानी 0.18, और साथ में हो जाएगा बटा 2, ये 10 का घात -7 नीचे आएगा, 10 का घात -3 ऊपर रहेगा, और यहाँ से आई स्क्वायर मिल जाएगा। सॉल्व करिए, सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, ये 10 हटाएंगे, 2 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, ये 200 और ये 18, तो इसको काट दीजिए 100 से, 100 दूना 200 और यहाँ 2 9 18, यानी 2 से हमने डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, ये 10 का घात प्लस में 2 रहेगा, 2 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ देखिए 10 का घात कुल कितना मिला, तो 10 का घात यहाँ -5 ऊपर जाएगा +5, और 5 में से 3 घटेगा तो 10 का घात 2 बराबर आई स्क्वायर, या इसको 900 लिख सकते हैं। आई स्क्वायर बराबर 9 गुणे 100 यानी 900, आई बराबर करेंगे तो 900 का वर्गमूल लेना पड़ेगा, 900 का वर्गमूल होता है 30, तो ये 30 एम्पियर की धारा बहेगी, 30 एम्पियर की धारा बहेगी। तो इस प्रकार ये 7वां खंड भी कंप्लीट हो गया है। अब देखिए प्रश्न संख्या 8, तो 8वें खंड में कह रहा है यंग के द्विझिर्री प्रयोग में, यंग के द्विझिर्री प्रयोग में लैम्डा तरंगदैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश का उपयोग करने पर पट्टे के एक बिंदु पर जहां दो तरंगों के बीच पथांतर लैम्डा है, प्रकाश की तीव्रता के इकाई है। पट्टे के उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी जहां पथांतर लैम्डा बाई 3 है। यानी कह रहा है यंग के द्विझिर्री प्रयोग का प्रयोग किया गया है। यंग के द्विझिर्री प्रयोग का यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं कि लैम्डा तरंगदैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश है, और उसके उपयोग से एक पट्टे के एक बिंदु पर दो तरंगों के बीच पथांतर की बात की जा रही है, लैम्डा होने पर प्रकाश की तीव्रता के इकाई है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पथांतर दिया है तो पथांतर से हम पहले कलांतर ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ देखिए पथांतर दिया है लैम्डा, तो लैम्डा पथांतर होने पर कलांतर क्या होगा, तो ये हम जानते हैं कलांतर और पथांतर के बीच संबंध कि कलांतर बराबर 2 पाई बटा लैम्डा इंटू पथांतर। अब पहले कह रहा है कि जब, यहाँ देखिए पहला खंड में क्या दिया है कि जब पथांतर लैम्डा का है तो उस समय तीव्रता के है, और जब पथांतर लैम्डा बाई 3 का होगा, जब पथांतर लैम्डा बाई 3 का होगा तब हमें बताना है कि के कितना होगा। जब लैम्डा है तो तीव्रता के है, और जब लैम्डा बाई 3 है तब तीव्रता क्या होगी, यही बताना है। तो पहले यहाँ के पथांतर होने पर, यहाँ देखिए लैम्डा पथांतर होने पर तीव्रता के कितनी होगी उसकी वैल्यू निकाली जाएगी। तो इसकी वैल्यू अगर यहाँ लैम्डा रख दिया जाए तो 2 पाई बटा लैम्डा इंटू लैम्डा, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कलांतर 2 पाई का, और कलांतर अगर 2 पाई मिल रहा है तो तीव्रता का सूत्र एक पढ़ चुके हैं, I बराबर 2I नॉट, आई नॉट आपतित प्रकाश की तीव्रता है और आई निर्गत प्रकाश की। यहां से देखिए ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, 1 प्लस कॉस फाई लिखा गया था, लेकिन यहाँ कलांतर को डेल्टा फाई कहा गया है, तो 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई के रूप में लिख सकते हैं। वैल्यू रख दीजिए 2I नॉट इंटू 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू 2 पाई, तो ये कॉस 2 पाई हो जाएगा, और कॉस 2 पाई का मान हम जानते हैं 1 होता है, ये हो जाएगा 2I नॉट, और यहाँ 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2, और 2 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4I नॉट के बराबर आएगा, I बराबर 4I नॉट, ये मिल गया। अब इसकी वैल्यू तीव्रता कितना दिया है, जब लैम्डा पथांतर है तो तीव्रता के, तो यहां से देखिए I की वैल्यू अगर के रख दे तो यहां से हमको 4I नॉट के की वैल्यू मिल गई, के की वैल्यू 4I नॉट मिल गई। अब हमें बताना है कि जब लैम्डा बाई 3 का पथांतर है तब कलांतर कितना होगा, तो कलांतर बराबर 2 पाई बटा लैम्डा, और अब पथांतर हमें लेना है लैम्डा बाई 3 का, तो यहाँ लैम्डा बाई 3 रख देंगे,
तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई/3 ये हो जाएगा। तो अब तीव्रता कितनी होगी, अब तीव्रता आई डैश देखिए कितना आ जाएगा। तो तीव्रता आई डैश की वैल्यू निकालनी है तो यहां से हम निकाल सकते हैं उसी फार्मूले का प्रयोग करके, आई नॉट तो वही रहेगा और यहाँ 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई की जगह पे 2 पाई/3 होगा, 2 पाई/3 मतलब 120 अंश। काश 120 अंश का मान -1/2 होता है तो ये हो जाएगा आई नॉट 1 माइनस 1/2। सॉल्व करने पर ये 1/2 आएगा, ये हो जाएगा 2i0 इंटू 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल और यहां से देखिए आई डैश की वैल्यू जो होगी वो आई नॉट के बराबर होगी और आई नॉट यहां से अगर निकाला जाए तो आई नॉट क्या आएगा, k/4। यहां से अगर आई नॉट निकाला जाए तो k/4 हो जाएगा, यही आंसर होगा, ये आंसर होगा। यहां से देखिए आई नॉट की वैल्यू क्या आएगी, आई नॉट बराबर आएगा k/4, वही आई नॉट की वैल्यू है k/4। यानी जब पथांतर लैम्डा है तब तीव्रता k है तो पथांतर λ/3 होने पर तीव्रता k/4 हो जाएगा। अब इस प्रकार से यह प्रश्न संख्या 8 समाप्त हो रहा है। फिर 8 में अथवा एक खंड लगा हुआ है, एक पतली झिर्री द्वारा एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए। पतली झिर्री द्वारा एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए। फिर कह रहा है केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई का व्यंजक कह रहा है, तो जैसा कि हम जानते हैं 2θ = 2λ/e, तो इसी फार्मूले के लिए बात कर रहा है, इस फार्मूले के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। अब देखिए प्रश्न संख्या 9, तो 9वां खंड क्या है इसमें, 9वां खंड जो 9वां प्रश्न है इसमें हमें दो ऐसे प्रश्न दिए हुए हैं दोनों खंडों में जो कि पीछे हम देख चुके हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का वर्णन कीजिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का वर्णन करना है। जैसा कि जानते हैं हम थॉमसन मॉडल पहले दिया गया था और उसमें कुछ कमियां आई थी, उसको दूर किया था रदरफोर्ड ने, और रदरफोर्ड में भी कुछ कमी आई थी इनके मॉडल में, तब उसको दूर किया था बोहर ने। तो वही यहाँ रदरफोर्ड मॉडल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी कमियां पढ़ लीजिए और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का वर्णन कीजिए और इन मॉडल की कमियों को बोहर मॉडल से ने कैसे दूर किया, बोहर ने कैसे दूर किया यह भी बताना है। 5 नंबर में प्रश्न पूछा गया है। फिर अथवा लगाकर दिया है नाभिकों का वर्गीकरण कीजिए और प्रत्येक का उदाहरण देते हुए विशेषताएं लिखिए। तो नाभिकों के वर्गीकरण में समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक की बात बताई गई थी। क्या होते हैं समस्थानिक, क्या होते हैं संभारिक, इन बातों को एक बार यहां से भी देख लीजिए। 5 नंबर में ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार यह प्रश्न पूरा पेपर सॉल्व हो रहा है। आज का ये पेपर समाप्त हुआ और इन प्रश्नों को एक बार जरूर दोहरा लीजिए और इनसे जुड़े हुए बातों को भी पढ़ लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।